नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करते हैं बिहार चुनाव की। जी हाँ, बिहार के चुनाव होने में अब से 5 महीने बचे हैं। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले चुनावी गहमागहमी भी तेज होती जा रही है। आपको पता है कि 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, पटना और रोहतास के विक्रमगंज में, जहां पर उन्होंने बिहार के लिए हजारों करोड़ योजनाओं की सौगात तो दी ही, साथ ही साथ सासाराम के पास काराकाट से उन्होंने बिहार चुनाव के लिए चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। अब बिहार में चुनाव जो होना है वो दो मुख्य दलों के बीच होनी है, दो मुख्य गठबंधनों के बीच होना है। एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन के बीच। जैसा कि आपको मालूम है कि एनडीए को बीजेपी लीड कर रही है और हालांकि चुनाव जो है बीजेपी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान हो चुका है। लेकिन इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि चुनाव अगर जीतती है एनडीए तो क्या नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खैर, ये दूसरा मैटर है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि एनडीए जो कि अपने 4 घटक दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, या यूं कहें 5 घटक दल हैं, बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की है, हम मतलब हिंदुस्तान अवाम पार्टी जीतन राम मांझी की, और आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की, लोक समता पार्टी जो है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की। ये 5 जो है मुख्य घटक दल हैं एनडीए में। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में एनडीए में सिर्फ 4 ही घटक दल थे, उसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल नहीं। इस बार वो चुनाव एनडीए के छतरी के तले लड़ रही है। अब सवाल इसी बात का है, चुनावी बिसात तो बिछ गई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर अंदर खाने की जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच है वो सतह पर आने लगी है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम यानी हिंदुस्तान अवाम पार्टी के जो मुखिया जीतन राम मांझी हैं, जो गया उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा था कि उनकी पार्टी जो है 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पिछली बार वो 13 सीटों पर चुनाव लड़े थे और जिसमें से 4 सीटें उन्होंने जीती थी, यानी 2020 की जो विधानसभा है उसमें हम पार्टी के 4 विधायक हैं। अब की बार हम पार्टी कह रही है कि साहब हम तो 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें 40 सीट दी जाए ताकि कम से कम 20 सीटें हमारे पास आ जाएं और हम सरकार में अपनी बात कहने के लिए अपनी बात जो है मजबूती से कह सके, रख सके। चलिए, ये तो हुई हिंदुस्तान अवाम पार्टी की बात। हम बात करते हैं दूसरे मजबूत राजनीतिक दल के घटक दल की, वो है लोक जनशक्ति पार्टी। आपको पता है कि 2020 के जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो चिराग पासवान थे वो एनडीए में चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने अपने उम्मीदवार अलग अलग खड़े किए थे और खासकर उन जगहों पर खड़े किए थे जहां पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। और जेडीयू जो 2020 के चुनाव में जिसके पास 74 एमएलए थे, वो और इसकी वजह से वो घटकर 43 पे आ गई थी। इस बात को जेडीयू के कार्यकर्ता अभी तक नहीं भूले हैं, ऊपर के लेवल पर भले ही अभी आपस में गलबहियां हो गई है। तो अब सवाल उठता है कि बिहार की असेंबली में 243 सीटें। अब इन 243 सीटों में पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उससे 43 सीटें मिली थी। बीजेपी भी तकरीबन इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 74 सीटें प्राप्त मिली थी। बाकी बाकी सीटों का बंटवारा हम आरएलएसपी और दूसरे घटक दलों के साथ हुआ था। लेकिन इस बार क्या, इस बार जो है 243 सीटों में अगर मान लीजिए जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है या बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 230 सीटें तो इन्हीं दोनों के खाते में चली जाएगी। तो बाकी बचेगी सिर्फ आपके 13 सीटें बचेगी। तो 13 सीटों पर तो कौन मानेगा, 3 पार्टियां हैं, उनको देनी है सीटें, और जिसमें से वो 40 सीटें मांग रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, उनका भी कहना है कि जो है मुझे भी कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पिछले चुनाव हुए हैं बिहार में, उसमें
किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, अगर एनडीए के घटक दल की हम बात करें तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी वो हम बता देते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें 2005 की, तो जेडीयू के पास 88 सीटें थी, बीजेपी के पास 55 सीटें थी, और आरजेडी जो उनकी मुख्य अपोनेंट है उसके पास 54 सीटें थी। यानी 2005 का चुनाव एनडीए में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था। उसके बाद 2010 में जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, 115 सीटें उसे मिली थी, बीजेपी को 91 सीटें मिली थी और आरजेडी 22 पर सिमट गई। अब 2015 की बात करते हैं, जहां पे बड़ा एक पलटफेर हुआ था जब जेडीयू यानी नीतीश कुमार ने आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया था। उस स्थिति में क्या हुआ कि जेडीयू को 71 सीटें मिली थी और आरजेडी 80 पर पहुंच गई थी। अब ध्यान रखिएगा कि जो आरजेडी 2010 के चुनाव में 22 सीटों पर सिमट गई थी, यानी उसका वजूद खतरे में पड़ गया था, नीतीश कुमार की वजह से 2015 में उसे 88 सीटें 80 सीटें मिल गई। तो हालांकि उसके बाद डेवलपमेंट काफी हुआ। आपको पता है कि जो है नीतीश कुमार ने फिर आरजेडी का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ चले गए, तो वो अलग कहानी है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की, बिहार के विधानसभा चुनाव की, जिसकी चर्चा हम आपसे अभी कर रहे थे। इस विधानसभा चुनाव में अब जैसा कि मैंने बताया कि जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 43 सीटें मिली थी। यानी पिछली बार 2015 में उसे 71 सीटें मिली थी, वो घट के 43 पर वो आ गए थे। सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा पिछले अगर 15 सालों की बात करें जेडीयू की। और बीजेपी ने छलांग लगाते हुए 53 सीटों से वो 74 पे पहुंच गई। और आरजेडी का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, 2015 में उसे 80 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 75 सीटें मिली हैं। यानी ये आंकड़ा है 2020 के चुनाव का। अगर सीटों का बंटवारा 2020 के चुनाव के आधार पर किया जाता है या एनडीए में होता है, तो निश्चित रूप से जो जेडीयू है उसे अपनी सीटें गंवानी पड़ेगी। यानी 115 सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी, उसे 70 या 80 सीटों पर चुनाव लड़ने से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार होंगे। साथ ही साथ बीजेपी भी चाहेगी कि वो कम से कम 115-120 सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि अगर उसके एमएलए ज्यादा आते हैं तो जो ये बात हवा में तैर रही है, चुनावी फिजा में तैर रही है कि चुनाव के बाद जो है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है और नीतीश कुमार को सम्मान पूर्वक जो है केंद्र में बुलाया जा सकता है, उन्हें एक अच्छा ओहदा प्रदान किया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बक्सर के हारे हुए एमपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो है नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कई बार एक दो बार कहा कि साहब उनको जो है केंद्र में मंत्री बना देना चाहिए। तो क्या ये संभव है? ये खैर दूर की कौड़ी है, इसका पता चुनाव के बाद चलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी जो है वो चाहेगी कि वो 115 से कम सीटों पर चुनाव लड़े, जो उसका गेम प्लान है और जो रोड मैप। तो निश्चित रूप से 115 से कम सीटों पर अगर वो समझौता करते भी हैं, तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दोनों पार्टियां, जेडीयू हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों 100-100 सीटों से कम पे चुनाव लड़ने को शायद तैयार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी जो 40 सीटें मांग रहे हैं और चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि उन्हें भी 40-45 सीटें चाहिए, तो वो किस आधार पर कहा जा रहा है? वो इस आधार पे कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा जो है वो इसके आधार पर ना किया जाए, यानी पिछले विधानसभा के चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर न, या उसके स्ट्राइक रेट के आधार पर न करके लोकसभा में जो स्ट्राइक रेट है, लोकसभा में जो पार्टियों का प्रदर्शन है, उसके आधार पर किया जाए। इस आधार पर चिराग पासवान का दावा बेहद मजबूत हो जाता है। वो इसलिए कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में और चिराग पासवान ने पांचों की पांचों सीट पर जीत हासिल की थी। और अगर हम एक एवरेज निकाल लें, या इसके पहले मैं आपको हम का भी प्रदर्शन बता देता हूं, हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी का प्रदर्शन भी हुआ कि जीतन राम मांझी को भी 4 सीटें मिली थी, लेकिन महज वो 1 सीटें जीत पाए थे। अब अगर हम बात चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति की करें, तो 5 की पांचों सीटों पर चुनाव जीतने के बाद उसका दावा मजबूत हो जाता है, क्योंकि अमूमन एक लोकसभा सीट में तकरीबन 5 से 7 के बीच में जो है विधानसभा होती है। अगर एवरेज 6 भी लगा लिया जाए तो भी 6-5 30 सीटों पर तो पक्का दावा उनका बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30 सीटों पर जो है चिराग पासवान मानेंगे, कम से कम 40 सीट की मांग जरूर कर देंगे।
और उनकी डिमांड संभवतः जायज भी है। मान लीजिए अगर वो 30 सीटों पर भी मान जाते हैं तो 30 सीटें अकेले अगर चिराग पासवान की पार्टी को मिलते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को मिलती हैं, तो उस स्थिति में जो हम है, जो पिछली बार 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 4 उसके पास आई थी, तो उस आधार पर वो भी कम से कम 20 सीटों की मांग करेगी। तो 40 और 20 60 सीटें तो यही हो जाती है। फिर बचते हैं आरएलएसपी के, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा, वो भी कम से कम 10 सीटों से कम पे नहीं मानेंगे। तो 30 और 20 50 और 10 60 सीटें तो यही हो जाती है। और अगर 243 में से 60 सीटें आप घटा देते हैं तो फिर आपको बचेगा 183 सीटें। 183 सीटों का मतलब कि 90 92 सीटों का जो है आंकड़ा बनता है बीजेपी और जेडीयू के लिए। लेकिन क्या बीजेपी और जेडीयू इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो सिर्फ 90 सीटों पर जो है चुनाव लड़े, या 92 सीटों पर चुनाव लड़े, या 95 सीटों तक ही सिमट जाए, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है और ये सवाल इसीलिए बड़ा प्रासंगिक बना हुआ है कि आखिर एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अगर एलजेपी को 30 सीटें दे दी जाती है, हमको 20 सीटें दे दी जाती हैं, और मान लीजिए 10 सीटों पर आरएलएसपी को संतोष करना पड़ता है, तो 60 सीटों को बांटने के बाद जो बचेंगी तकरीबन 180-85 सीटें जो बचेंगी, उसका बंटवारा क्या बीजेपी और जेडीयू आपस में करेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई एमिकेबल सॉल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करेगी एनडीए के जो आला नेता हैं, चाहे वो जेडीयू से नीतीश कुमार हो, या बीजेपी से जो है अमित शाह और जेपी नड्डा हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, या फिर चिराग पासवान हो। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं भी इस बार काफी बड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से आपको पता होगा कि उन्होंने लगातार उनका बयान आ रहा है कि वो जो है अब बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार से जुड़े रहना चाहते हैं, बिहार में रहकर राजनीति करना चाहते हैं, अपनी पार्टी की इंडिपेंडेंट पहचान बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि चिराग पासवान क्यों चाहते हैं कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े? क्या चिराग पासवान की नजरें जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? हालांकि एक पिछले दिनों हुए कार्यक्रम में, टीवी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बात कही जा रही है वो मुख्यमंत्री आवास के लिए कही जा रही है। वहां जो भी मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार जी भी अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम वहां उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन राजनीति में लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ऊपर से दिखता कुछ है, अंदर होता कुछ है। तो बड़ा ही दिलचस्प मंजर है बिहार चुनाव का, और कुछ कुछ इसी तरह का जो है माहौल आपको महागठबंधन में भी दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी नजरें जो है एनडीए पर थी। एनडीए के बारे में हमने आपसे चर्चा की, एनडीए में क्या होता है, एनडीए में सीट का बंटवारा किस तरह से होता है, किस तरह से इस एक एमिकेबल फॉर्मूला निकाला जाएगा जिसमें सारी पार्टियां खुश हों, आपस में तकरार न हो, वोट कटिंग न हो। और बीजेपी के सामने ये भी एक चुनौती होगी कि सीट बंटवारे के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू की पार्टी के बीच जो निचले स्तर पर संगठन है, कार्यकर्ता है, उनमें आपस में कोई टकराव न हो, उनकी वजह से वोट कटिंग न हो, वोटों का बंटवारा न हो। इस बात पर भी जो है एनडीए के आला अधिकारियों को, आला नेताओं को ध्यान देना होगा। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।